Greetings everyone. So greetings everyone, welcome to commerce classes. So in simple resolution problems that we have studied, जिसमें हमने एक क्वेश्चन भी किया था last time. Now we are adding some more complex points there in some additional points. So we'll be studying these points one by one. जैसे हमारे क्वेश्चन में बहुत सी एडजस्टमेंट्स दी होती है. So कुछ एडजस्टमेंट्स ऐसी हैं which are likely to affect our working. जो हमारा जो नॉर्मल हमने जो प्रोसीजर समझा है डिसोल्यूशन प्रॉब्लम्स का, उसमें थोड़े बहुत चेंजेस आएंगे. So we'll take up these adjustments now one by one. So let us take up first adjustment. गुडविल गिवन इन द बैलेंस शीट्स. नाउ टिल नाउ आप अभी तक गुडविल को कैसे समझते थे कि जब भी हमारे पार्टनरशिप में चेंज आता था आप गुडविल पार्टनर्स के अकाउंट्स में क्लोज कर देते थे. बट नाउ फॉर द रिजोल्यूशन ऑफ द फर्म, क्योंकि अब आपकी फर्म ही ख़त्म हो रही है तो हमें उनके आपस के रिलेशंस को या आपस की एडजस्टमेंट्स नहीं करनी है. सो नाउ गुडविल विल बी ट्रीटेड जस्ट लाइक एनी अदर एसेट. जैसे आपके पास बिल्डिंग है, प्लांट है, फर्नीचर है, सिमिलरली गुडविल को भी आप उसी एसेट की तरह मानोगे. तो जैसे हम एसेट्स को रियलाइजेशन में क्लोज करते हैं, आप गुडविल को भी रियलाइजेशन में क्लोज करोगे और फिर इसका रियलाइजेशन होगा. सो रियलाइज द अमाउंट. तो जैसे आपके पास अमाउंट है, आप अमाउंट्स को लेते हो, कैश आता है या आपके पार्टनर एसेट को टेक ओवर करते हैं, अकॉर्डिंगली इसका भी ट्रीटमेंट किया जाएगा, इसको भी रिकॉर्ड किया जाएगा. सेकंड है हमारे पास बैंक ओवरड्राफ्ट. ये मैंने पहले भी थोड़ा सा आपको समझाया था. बैंक ओवरड्राफ्ट यूजुअली हम क्या मानते हैं कि जो हमारा बैंक अकाउंट है उसका डेबिट बैलेंस भी हो सकता है कि हमारे बैंक में पैसा पड़ा हुआ है, और क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है. सो अगर हमारे पास क्रेडिट बैलेंस है, इसका मतलब हमने बैंक से ज़्यादा पैसा निकाल लिया है. सो ये बैंक ओवरड्राफ्ट है. सो नॉर्मली इसे बैलेंस मानते हैं नहीं, लेकिन डिसोल्यूशन के टाइम पर आप इसे बैलेंस नहीं मानोगे, आप इसको एक लाइबिलिटी की तरह ट्रीट करोगे और इसे अपने रियलाइजेशन अकाउंट में क्लोज करोगे. अब यहाँ क्वेश्चन ये हो सकता है कि है तो ये बैलेंस, हम लाइबिलिटी क्यों मानेंगे. रीज़न ये होता है कि अगर आप इसे एज अ बैंक बैलेंस लो तो आप सोचो इसकी एडजस्टमेंट कब कर रहे हो. आप इसकी एडजस्टमेंट कर रहे हो एंड में. इससे पहले आप रियलाइजेशन अकाउंट बना देते हो. ठीक है, आप सारी एसेट्स रियलाइज करके लाइबिलिटीज पे कर देते हो. आप पार्टनर के अकाउंट भी बना देते हो और उनको भी पेमेंट कर देते हो यहाँ पर. ठीक है ना. और फिर आप बैंक अकाउंट में आते हो. तो टेक्निकली आप क्या कर रहे हो, आप इस ओवरड्राफ्ट की पेमेंट बिल्कुल एंड में कर रहे हो, विच वायोलेट्स द डिसोल्यूशन प्रिंसिपल्स. डिसोल्यूशन प्रिंसिपल ये कहते हैं कि थर्ड पार्टी लाइबिलिटी चाहे किसी भी रेस्पेक्ट में हो, इट इज़ टू बी पेड फर्स्ट. सो क्योंकि ये बैंक ओवरड्राफ्ट थर्ड पार्टी बैंक्स को देना है तो इसे रियलाइजेशन के थ्रू ही पे करना पड़ेगा. अब ये तो सिंपल डिसोल्यूशन में अंडरस्टैंडिंग है. ये आगे और भी प्रॉब्लम हो जाती है. मान लो आपकी फर्म इंसॉल्वेंट हो गई. इंसॉल्वेंट का मतलब है फर्म के पास पैसा नहीं है, लेकिन आपने क्या किया, आपने बैंक ओवरड्राफ्ट तो लास्ट के लिए छोड़ दिया. आप यहाँ पार्टनर्स को पैसा बांट रही हो, लेकिन आपको ये नहीं पता कि आप अपने ओवरड्राफ्ट को पे कर पाओगे कि नहीं. तो ओवरड्राफ्ट शैल हैव टू बी पेड फर्स्ट. सो इसलिए चाहे हमारी सिंपल प्रॉब्लम हो या हमारे इंसॉल्वेंसी का केस हो, इट शुड बी क्लोज्ड इन द रियलाइजेशन अकाउंट. नेक्स्ट है हमारा पेंशन और प्रोविडेंट फंड. अगेन ये भी मैंने पीछे आपको समझाया था शुरू में कि जो फंड, नाम से ही मत सोच लो कि ये फंड है, रिजर्व है, पार्टनर्स का है. ये जो फंड है उसका नेचर भी समझना होता है. सो प्रोविडेंट फंड हो या पेंशन फंड हो, ये बेसिकली हम किस लिए बनाते हैं, अपने एम्प्लॉयज़ को देने के लिए, कि जब हमारे एम्प्लॉयज़ रिटायर होंगे तो उनके रिटायरमेंट बेनिफिट्स हैं, उनको पेंशन इसमें से दी जाएगी. सो ये फंड के नाम से मत समझो कि ये पार्टनर का है, ये एक लाइबिलिटी है. सो ट्रीट इट एज अ लाइबिलिटी. इसको रियलाइजेशन में डालो, इसको पे करो. नेक्स्ट है रिजर्व फॉर अनसर्टेन लाइबिलिटीज एंड लॉसेस. कई बार हमारी कुछ लाइबिलिटीज हैं जो अनसर्टेन है. अनसर्टेनिटी किस चीज़ में है, अनसर्टेनिटी में प्लीज़ रिमेंबर दो चीज़ें होती हैं. जो अनसर्टेनिटी है अमाउंट की, कि अमाउंट कितना होगा. जैसे हम प्रोविज़न फॉर बेड डेट्स बनाते हैं. अब हमें बेड डेट होंगे या नहीं होंगे इसमें डाउट नहीं है. वी ऑल नो कि थोड़ा बहुत अमाउंट हमें ऐसा होता है जो मिलता नहीं है. सो हमारे पास अनसर्टेनिटी इस लॉस की नहीं है. लॉस इज़ गोइंग टू बी देयर. हमारी अनसर्टेनिटी है सिर्फ अमाउंट की. तो इस तरह के जो रिजर्व्स होते हैं इनको हम रियलाइजेशन में फुली क्लोज कर देते हैं. मतलब पूरा अमाउंट रियलाइजेशन में क्लोज होता है.
क्योंकि लॉस इज गोइंग टू बी देयर। लेकिन अगर अनसर्टेनिटी अमाउंट की नहीं बल्कि लॉस के बारे में ही अनसर्टेनिटी है, या कोई लाइबिलिटी की अनसर्टेनिटी है कि ये होगी या नहीं होगी, ठीक है, तो उसको क्या करते हैं, इसको हम रियलाइजेशन में क्लोज नहीं करते हैं, इसको दो पार्ट्स में बांटते हैं कि इसमें से लाइबिलिटी कितनी है और कितना बैलेंस बच रहा है। जो बैलेंस है वो एक प्रॉफिट है, वो पार्टनर्स को जाएगा, और जो लाइबिलिटी सर्टेन हुई है ये हमारी रियलाइजेशन में क्लोज होगी और इसकी पेमेंट होगी। इसमें जैसे आ जाते हैं रिजर्व फॉर कंटीजेंसीज, या आपका आता है एम्प्लॉयज़ कॉम्पनसेशन फंड। अब एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन क्या है कि अगर किसी एम्प्लॉय को कुछ एक्सीडेंट हो जाता है तो वी हैव टू पे हिम कॉम्पनसेशन। सो अब एक्सीडेंट होना तो श्योरिटी नहीं है ना, या कंटिजेंट लाइबिलिटीज़ हैं विच आर डिपेंडेंट ऑन द हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, जैसे आपके बिल्स डिस्काउंट हुए हैं उन पे आपकी कंटिजेंट लाइबिलिटी है। तो इसमें हमें श्योर नहीं है, हमें लॉस ही या लाइबिलिटी ही श्योर नहीं है। तो जब हमारी अनसर्टेनिटी लॉसेस की होती है कि ये चीज़ भी होगी या नहीं होगी हमें नहीं पता, तो इनको दो पार्ट्स में रिकॉर्ड किया जाता है। बट अगर हमारे लॉस श्योर है बस अमाउंट का नहीं पता, तो उसे रियलाइजेशन में क्लोज करते हैं। तो यहाँ पर जब हम अनसर्टेनिटी कह रहे हैं तो हम लाइबिलिटी की अनसर्टेनिटी कह रहे हैं, अमाउंट की नहीं कह रहे हैं। तो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स इसमें नहीं आएगा, डेप्रिसिएशन फंड इसमें नहीं आएगा क्योंकि वो श्योर है, वो तो होने हैं, बट एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन फंड इसमें आएगा। ठीक है, इसमें क्या करते हैं हम, इसको दो पार्ट्स में बांट दो। जितनी लॉस या लाइबिलिटी सर्टेन हो चुकी है उसको रियलाइजेशन में क्लोज करो और बाकी का पार्टनर्स में बांट दो। जैसे मान लो कंपनसेशन फंड है 50,000, आपकी लाइबिलिटी इसके अगेंस्ट है 45,000 की, तो इसको 45,000 रियलाइजेशन में दो और बाकी का आप पार्टनर्स में दो। अब मान लो फंड आपका है 50, लाइबिलिटी है 60 की, तो लाइबिलिटी तो बहुत ज़्यादा हो गई, इसका मतलब सारा फंड रियलाइजेशन में जाएगा और पार्टनर्स के लिए कुछ नहीं बचेगा। अब लेकिन ये मत करना कि 60 क्लोज कर दो, क्लोज वही करेंगे जो बुक्स में होता है। हमें क्लोज किसको करना है, बुक्स को। लिखते भी हैं क्लोज द बुक्स ऑफ द फर्म, तो जितना बुक्स में अमाउंट है क्लोज उसी को करना है, कहाँ करना है वो सोचना होता है। सो 50,000 क्योंकि लाइबिलिटी इससे कहीं ज़्यादा है तो हम क्लोज 50,000 करेंगे बट पे 60 करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एसेट्स टेकन ओवर बाय द लाइबिलिटी होल्डर्स। कई बार कुछ एसेट्स हमारी लाइबिलिटी होल्डर्स ही टेक ओवर कर लेते हैं, वो ही ले जाते हैं। मान लो आपके पास है बिल्डिंग, ठीक है, 50,000 की है। अब आपके पास एक लोन भी था, ठीक है, लोन था आपका मान लो 40,000 का, तो ये लेंडर आपका कहता है कि आई विल टेक ओवर दिस बिल्डिंग, मैं ये बिल्डिंग ले जाता हूँ। अब क्या करेंगे कि ना हमें लोन पे करना है ना हमें बिल्डिंग सेल करनी है, तो ये दोनों सेटल नहीं होंगी बल्कि आपस में कैंसिल हो गई हैं। सो हम सिर्फ नेट डिफरेंस देखेंगे कि नेट में कितना बचा। मान लो ये लेंडर कहता है कि ये मैं बिल्डिंग आपकी 45,000 में लेके जा रहा हूँ, क्योंकि उसका लोन 40 का है तो वो 5,000 हमें पे बैक कर देगा। तो हमें नेट में क्या मिला, हमें 5,000 इसमें पैसा मिला। तो हमारे रियलाइजेशन अकाउंट में ना तो आप बिल्डिंग की सेल दिखाओगे 45 पे, ना लोन की पेमेंट दिखाओगे, आप सिर्फ नेट दिखाओगे कि मुझे पेमेंट हो गई 5,000 का, मुझे पैसा मिला। एज अगेंस्ट दिस मान लो वो कहता है मैं बिल्डिंग 35 पे लेके जा रहा हूँ, तो 35 का मतलब अभी लोन का पैसा बच गया, तो यहाँ पर अब आपको रिसीव नहीं होगा, आप पे करोगे, लिखोगे बैलेंस लोन पेड, कितना 5,000। सो इसमें क्या करते हैं, अगर लाइबिलिटी और एसेट्स म्यूचुअल एडजस्ट होती हैं तो सिर्फ बैलेंस की रिकॉर्डिंग होती है। वो अगर पैसा आ रहा है तो क्रेडिट साइड में, जा रहा है तो डेबिट में रिकॉर्ड होता है। फाइनली अनरिकॉर्डेड एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़, ये वो एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ हैं जो बुक्स में रिकॉर्ड नहीं है बट समहाउ इन द प्रोसेस हमें मिल गई। ये किस तरह की एसेट्स हो सकती हैं, कई बार ऐसा होता है हमने एसेट अपनी बुक्स में से राइट ऑफ कर दी लेकिन अभी सेल नहीं की, तो अब जब आपका बिजनेस ख़त्म हो रहा है आप इसको सेल कर रहे हो तो आपके पास एक एसेट आपको मिली, इसकी सेल होगी। सो ये बुक्स में नहीं है, इसे अनरिकॉर्डेड बोल सकते हैं या ऑलरेडी रिटन ऑफ एसेट बोल सकते हैं। इसी तरह से हो सकता है आपने क्रॉकरी खरीदी हो अपने ऑफिस के लिए, कर्टन्स खरीदे हैं, ठीक है, आपने उनको एज एन एक्सपेंडिचर, क्योंकि अमाउंट बहुत छोटा होता है, आपने उसे राइट ऑफ कर दिया तो वो रिकॉर्ड नहीं किया एसेट की तरह से। या टाइप राइटर खरीदा या टेप रिकॉर्डर खरीदा या VCR कुछ खरीदा आपने ऑफिस के लिए, उसको राइट ऑफ कर दिया, उसको लिखा ही नहीं। लेकिन अब जब आप सेल कर रहे हो तो यू नो कि आपको इसमें 1,000 रुपीज़ 500 रुपीज़ सेल हो रहा है, तो अब ये अनरिकॉर्डेड एसेट है, इसकी सेल होनी है। अब इसकी वर्किंग कैसे समझोगे कि आपको जो एसेट्स हैं या लाइबिलिटीज़ हैं इनकी रिकॉर्डिंग क्या होती है।
इनकी रिकॉर्डिंग नॉर्मल जो एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ हैं, हमारे नॉर्मल वर्किंग क्या है इनकी। एक स्टेप होता है इनको क्लोज करो, क्लोज द अकाउंट इन रियलाइजेशन, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या है, इनको रियलाइज करो या पे करो। एसेट है तो रियलाइज कर लेते हैं, लाइबिलिटी है तो पे कर देते हैं। अब अनरिकॉर्डेड एसेट भी होगी तो भी है तो एसेट या लाइबिलिटी, तो ये रियलाइजेशन तो करना पड़ेगा, बट ये जो क्लोजिंग वाला पार्ट है ये नहीं करना। क्यों? क्योंकि ये क्लोज कर रहे हैं हम बुक्स में, तो जब हमारे पास ये बुक्स में है ही नहीं तो हम क्लोज क्या करेंगे। ये तो खुद कह रहे हैं ना कि ये तो रिकॉर्ड नहीं किया हुआ, तो इसलिए इन्हें हम क्लोज नहीं करते हैं। क्लोजिंग वाला पार्ट छोड़ दो, बस इसकी पेमेंट कर दो अगर लाइबिलिटी है और सेल कर दो अगर ये एसेट है। सो क्या हो गया, नो क्लोजर ऑफ सच अकाउंट्स, क्योंकि बैलेंस तो है नहीं, लेकिन सेल होगी, सेल को रिकॉर्ड करो, पेमेंट होगी, पेमेंट को रिकॉर्ड करो। अब इसमें भी कई बार ये हो जाता है कि ये एसेट्स और लाइबिलिटीज़ आपस में एडजस्ट हो जाती हैं, म्यूचुअली टेक ओवर हो जाती हैं, या कोई नॉर्मल हमारी लाइबिलिटी होल्डर इस एसेट को ले जा रहा है, तो क्या करेंगे, जो म्यूचुअल एडजस्टमेंट है उसको तो हमें रिकॉर्ड नहीं करना होता। ये तो हमने ऊपर भी देखा है ना कि अगर कोई एसेट, कोई भी एसेट किसी भी तरह की हो, लाइबिलिटी के अगेंस्ट मैच हो रही है, तो हमें म्यूचुअल अमाउंट को कैंसिल करके सिर्फ बैलेंस की रिकॉर्डिंग करनी है। तो यहाँ भी हम जो म्यूचुअल अमाउंट्स हैं उनको कैंसिल कर देंगे और सिर्फ बैलेंस की रिकॉर्डिंग करेंगे। जैसे मान लो आपके पास एक था टेप रिकॉर्डर था, ठीक है, वो बुक्स में नहीं है, बट नाउ यू आर एबल टू सेल इट फॉर से 5,000, तो आप सिर्फ अपने रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड में ये सेल शो कर दोगे, ठीक है, रियलाइजेशन के क्रेडिट में। अब मान लो ये जो आपका टेप रिकॉर्डर है, ठीक है, इसकी वैल्यू आपने करवाई 5,000 की, ऑल राइट। अब आपका जो क्रेडिटर्स हैं, मान लो आपकी बुक्स में क्रेडिटर्स हैं से 10,000 के, दे एग्री टू टेक ओवर दिस रिकॉर्डर फॉर 4,000, वो कहते हैं 4,000 में से ले जाएंगे, तो ये म्यूचुअल एडजस्टमेंट हो गई। तो क्रेडिटर्स में से 4,000 की आपने उन्हें एसेट दे दी, तो अब आपका नेट बैलेंस क्या है, रियलाइजेशन में आप क्या दिखाओगे, ये सेल नहीं दिखाओगे, आप सिर्फ बैंक अकाउंट के थ्रू क्रेडिटर्स की पेमेंट दिखाओगे कि मैंने क्रेडिटर्स को कितनी पेमेंट कर दी, 6,000, 4,000 की एसेट ले गए, बाकी 6 की पेमेंट शो कर देंगे। सो इस तरह से हमारी जो कुछ ट्रांजैक्शंस सेपरेट हैं इनको हमें इस तरह से डील करना है। ऑल राइट, सो दिस इज़ हाउ दीज एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ विल बी एडजस्टेड। अब यहाँ रिजर्व्स वगैरह में एक और रिजर्व समझ लो, ये है जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व, ठीक है। सो इस रिजर्व को हम क्या करते हैं, दिस रिजर्व इज एडजस्टेड इन द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसे आप पार्टनर्स में बांट देते हो, और जो JLP है इसकी सरेंडर वैल्यू ये हमें रियलाइज़ होती है, तो ये रियलाइजेशन अकाउंट में आता है। सो जॉइंट लाइफ पॉलिसी भी हमें सेपरेटली रिकॉर्ड करनी होती है। सो आई होप ये जो सेपरेट ट्रांजेक्शन्स हैं दीज आर क्लियर टू यू। सो अब हम एक क्वेश्चन करेंगे विच वी विल बी टेकिंग अप कंसिडरिंग दीज एडजस्टमेंट्स, तो उसमें ये एडजस्टमेंट्स लेके वील सॉल्व अ प्रैक्टिकल क्वेश्चन। So go through these again, or if you have any doubt you can reach me out through the comment section. So thank you for the day. Stay learning and practicing. Stay happy.